So this is a chapter we are going to discuss foreign exchange market from the book Salvatore. So let us start from the basics. So imagine there is a person who wants to go from India to the United Kingdom. Now in India we use rupees, and in the United Kingdoms, of course, as we all know, we use pounds. So before going to the UK, we need to exchange these currencies, right? Because in UK the rupee is of no use to us. So जो exchange of currencies होती हैं, this might look to us like a very small activity कि एक हमारे पास एक रेट ऑफ एक्सचेंज डिसाइडेड है और करेंसीज एक्सचेंज हो जाती हैं, बट दिस स्मॉल एक्टिविटी इज पार्ट ऑफ अ वेरी बिग ग्लोबल सिस्टम. सो इट्स पार्ट ऑफ अ ह्यूज ग्लोबल सिस्टम, राइट? और उसी सिस्टम को हम कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, जिसके बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. सो व्हाट इज द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट? लेट अस डिस्कस अबाउट दैट. Foreign exchange market. You can also make notes side by side which will actually help you while revision. ठीक है? So foreign exchange market क्या होता है? Foreign exchange market में 3 components हम देख सकते हैं. Where individuals, second component would be firms and banks. ये 3 components फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इन्वॉल्व होते हैं. इंडिविजुअल्स लाइक अस, फर्म्स हमें पता है क्या होती हैं, और बैंक्स. ये 3 कंपोनेंट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या करते हैं? दे बाय एंड दे सेल फॉरेन करेंसीज. तो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फॉरेन करेंसीज होता है इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. और ऐसे भी हमें पता है कि मार्केट, हम किसी भी चीज़ को मार्केट तभी बोलते हैं जब वहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनी कमोडिटी हो. तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ क्या हो रहा है? फॉरेन करेंसीज हो रही है. ठीक है, तो दिस इज माई फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. बट फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जैसे कोई नॉर्मल मार्केट की तरह दिस इज नॉट अ फिजिकल प्लेस, राइट? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक फिजिकल प्लेस नहीं होता है. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज सिचुएटेड अक्रॉस, और कह लो कि इट एग्जिस्ट अक्रॉस अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. ठीक है, एंड वॉट आर दोज कंट्रीज? यू कैन टेक अ गेस ऑल्सो. द मेजर फाइनेंशियल हब्स जैसे कि लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, और टोक्यो इज़ अ मेजर फाइनेंशियल हब, सिंगापुर. सो ये सारी कंट्रीज़ कैसे कनेक्टेड हैं? ये सारी कंट्रीज़ या फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इंटायरली कैसे कनेक्टेड है? इट इज़ कनेक्टेड इलेक्ट्रॉनिकली. जैसे स्टॉक मार्केट हमें पता है इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड होता है, वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज मार्केट भी इलेक्ट्रॉनिकली कनेक्टेड है. ठीक है, सो यू कैन इमेजिन दिस एज अ जायंट ऑनलाइन नेटवर्क. ये इसको एक ऑनलाइन नेटवर्क की तरह समझ सकते हो. एंड यहाँ पे करेंसीज जो है, मेरी जितनी भी मेरी करेंसीज है, करेंसीज का यहाँ पे ट्रेड हो रहा होता है कॉन्स्टेंट बेसिस पे. ठीक है, करेंसीज आर ट्रेडेड. एंड ट्रेड कहाँ होंगी करेंसीज? अक्रॉस दीज डिफरेंट कंट्रीज जो मेरे फाइनेंशियल मार्केट में है. मेरे फाइनेंशियल एक्सचेंज मार्केट में जो कंट्रीज हैं उनके बीच में आपस में दीज करेंसीज गेट ट्रेडेड अक्रॉस ऑल ऑफ दीज कंट्रीज. सो ये क्या है? दिस इज वन सिंगल ग्लोबल मार्केट. दिस इज वन सिंगल ग्लोबल मार्केट. तुम इन वर्ड्स पे काफ़ी एम्फेसिस रख सकते हो व्हेन यू आर ऑल्सो राइटिंग योर आंसर्स एग्जाम में, दैट दिस इज वन सिंगल ग्लोबल मार्केट, राइट? एंड दिस इज स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड. अब हम फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शंस नोट डाउन करो. और फंक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं. तो पहला फंक्शन जो कोर फंक्शन है, इसको हम कोर फंक्शन भी बोल सकते हैं. ठीक है, दिस इज टू ट्रांसफर purchasing power. This is to transfer purchasing power from one country to another. From one country to another. अभी हम इसका ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि कैसे purchasing power from one country to another ट्रांसफ़र होता है. बट अभी के लिए हमने ये लिख लिया यहाँ पे that it is to transfer purchasing power from one country to another. अब इसका इंट्यूशन समझते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है. तो मीनिंग होता है परचेजिंग पावर ट्रांसफ़र का क्या, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं. तो मैं इंडिया में हूँ अभी. ठीक है, इंडिया में मेरे पास क्या है? मेरे पास रुपी है. ठीक है, अब रुपी की जो वैल्यू है वो सिर्फ इंडिया तक ही वैल्यू है. इंडिया से बाहर इफ़ आई टेक आउट माई रुपी, उसकी कोई वैल्यू नहीं हो जाती. लेकिन अब यूएसए में कोई गुड है जो मुझे यूएसए से परचेज़ करना है. देयर इज़ वन कमोडिटी दैट आई वांट टू परचेज़ फ्रॉम यूएसए. अब मेरा रुपी जो है वो यूएसए में यूजलेस हो जाएगा. मैं रुपी से रुपी लेके जाऊँ, महात्मा गांधी जी का फोटो वाला नोट जो होता है मैं वो लेके जाऊँ, तो वो यूज़लेस होगा. वहाँ मुझे कुछ नहीं देंगे. पीके मूवी में याद है वो सीन, वो महात्मा गांधी का दिखाते रहता है पीके जो होता है, और उसे कुछ नहीं मिलता. तो वैसे सिमिलरली ये इमेजिन करो कि ये जो मेरा रुपी है ना, ये यूएसए में दैट नोट एग्जैक्टली इन इटसेल्फ इज़ यूज़लेस.
ठीक है, तो मुझे मेरे रुपी को कहाँ कन्वर्ट करना होगा, जो करेंसी यूएस में चलती है। वेरी बेसिक दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, बट इसका नोशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब हम परचेजिंग पावर ट्रांसफ़र कहते हैं तो उसका इंट्यूशन क्या होता है। तो यूएस में डॉलर वर्क करता है, सबको पता है, तो मेरा रुपी जो है वो समहाउ डॉलर में कन्वर्ट हो जाए। ये कन्वर्टेबिलिटी जब हो जाएगी तो मेरा परचेजिंग पावर ट्रांसफ़र होगा फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट हम इसको FEM से डिनोट करेंगे अभी। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट जो है ये क्या कन्वर्ट करता है, दिस विल कन्वर्ट माय डोमेस्टिक परचेजिंग पावर। मेरी जो डोमेस्टिक परचेजिंग पावर है, जो परचेजिंग पावर मुझे रुपी से मिलती है इंडिया में, मेरी डोमेस्टिक परचेजिंग पावर, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनटू फॉरेन परचेजिंग पावर। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नोशन टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये फॉरेन परचेजिंग पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये कन्वर्ट करने में हमको कौन हेल्प करता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। सो दिस डेफिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मेरी जो डोमेस्टिक परचेजिंग पावर है, परचेजिंग पावर जो मेरी रुपी की यहाँ है, वो परचेजिंग पावर मुझे डॉलर में मिलेगा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू इन सब अदर कंट्री। अभी के लिए दैट कंट्री इज़ USA। ठीक है, तो पहला जो रोल हो गया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट का वो ये हो गया, द ट्रांसफ़र ऑफ परचेजिंग पावर। ठीक है, तो हमारी मनी जो है, मनी इन इटसेल्फ मूव नहीं होती है। क्या मूव होता है, मेरी एबिलिटी मूव होती है, एबिलिटी टू बाय थिंग्स अक्रॉस कंट्रीज। ठीक है, कि मुझे एक एबिलिटी मिली है कि मैं कोई भी गुड किसी भी कंट्री में ख़रीद लूँ, ये मुझे फॉरेन एक्सचेंज मार्केट प्रोवाइड करता है, द एबिलिटी टू बाय थिंग्स अक्रॉस कंट्रीज़। ठीक है, अब हम ये समझ चुके हैं कि ये जो ट्रांसफ़र है ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है ना, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के थ्रू ये ट्रांसफ़र जो है ये इलेक्ट्रॉनिकली होता है, ये हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब ये देखो एक बार कैसे होता है, इसको समझना इंपॉर्टेंट है। मेरा एक बैंक है, ठीक है, दिस बैंक इज़ इन इंडिया। ये मेरे पास एक बैंक है जो इंडिया में, इसका एक पार्टनर बैंक है, इसका पार्टनर बैंक, तो सेम बैंक। फॉर एग्जांपल अगर हम भी यहाँ पे SBI कंसिडर कर रहे हैं तो इसका एक पार्टनर बैंक है, वो भी SBI ही होगा। और ये जो पार्टनर बैंक है ये दूसरी कंट्री में है, अनदर कंट्री। ठीक है, तो ये पार्टनर बैंक दूसरी कंट्री में है, ये इंडिया में का, तो अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि ये अनदर कंट्री USA है, तो पार्टनर बैंक है इसका USA में। अब फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि ये बोलेगा टू द पार्टनर बैंक कि पे दिस पर्सन इन योर करेंसी। मैं यहाँ लिख देती हूँ, पे दिस पर्सन इन योर करेंसी। तो इंडिया में जो मेरा बैंक है उसके पास रुपी है और पार्टनर बैंक के पास वहाँ पे डॉलर होगा, है ना। तो ये जो बैंक होगा, ये मैं गई हूँ अपने बैंक के पास कि मुझे डॉलर चाहिए, तो मेरा बैंक ये अपने पार्टनर बैंक को जो दूसरे कंट्री में है USA में, उसको बोलेगा कि मेरे बारे में बोलेगा कि इसको पे दिस पर्सन इन योर करेंसी, जो तुम्हारी करेंसी है ना पार्टनर बैंक, जो तुम्हारी करेंसी तुम्हारे कंट्री में चलती है, इस इंसान को उस करेंसी में प्लीज़ पे कर दो। तो मनी को फिज़िकली ट्रैवल नहीं करना पड़ा, फिज़िकली ट्रैवल नहीं करना पड़ता है मनी को, ये बैंकिंग सिस्टम्स के थ्रू एडजस्ट हो जाती है। तो ये एडजस्टमेंट हो रहा है थ्रू बैंकिंग सिस्टम्स, राइट। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एडजस्टमेंट मेरा एंटायरली बैंकिंग सिस्टम्स के थ्रू होता है। Now, let us move to understanding the concept of demand and supply. ठीक है, कोई भी मार्केट डिमांड और सप्लाई इन दो फैक्टर्स के बेसिस पे ही चलता है। सो डिमांड एंड सप्लाई, और अभी यहाँ पे हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पढ़ रहे हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज हम यहाँ पे समझेंगे। चलो लेट अस अंडरस्टैंड कि डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी आती कहाँ से है। I should rather write here फॉरेन करेंसी का डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद डिमांड एंड विल गो स्लोली अबाउट इट एंड अंडरस्टैंड केयरफुली कि क्या होता है डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी। सो फॉरेन करेंसी है कोई भी, फॉर इंडिया द फॉरेन करेंसी कैन बी डॉलर। ठीक है, लेट अस से कि फॉरेन करेंसी मेरे लिए अभी डॉलर है, तो डॉलर का डिमांड कब अराइज होगा, व्हेन वी नीड टू पे फॉरेनर्स, व्हेन वी नीड टू पे फॉरेनर्स। ठीक है, foreigners. Demand arises when we need to pay foreigners. अब मुझे किसी फॉरेनर को पे करना है, मैं उसको रुपी में नहीं पे कर सकती, मैं उसको उसके ही करेंसी में पे कर सकती हूँ, विच इज़ अ फॉरेन करेंसी टू मी। तो तब मैं डिमांड करूँगी फॉर डॉलर, कि मुझे डॉलर की ज़रूरत है। अब ये समझो कि इनके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं डिमांड के। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अभी घूमने जाते हैं USA, तो वी आर
द टूरिस्ट्स, ठीक है। तो हम टूरिस्ट्स हैं और हम अब्रॉड जा रहे हैं, तो हमें डॉलर की डिमांड होगी, है ना। तो हम डॉलर डिमांड करेंगे क्योंकि हमें डॉलर यूज़ करना होगा यूनाइटेड स्टेट्स में। सो अगर कोई टूरिस्ट बाहर जा रहा है तो डिमांड होगी ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉर एग्जांपल मैं एक फर्म हूँ, ठीक है, मैं एक फर्म हूँ और मुझे गुड्स इंपोर्ट करने हैं यूएसए से, मुझे यूएसए से गुड्स मंगाने हैं। तो जब मैं यूएसए की कंपनी को पे बैक करूँगी तो मैं डॉलर में पे बैक करूँगी। तो जब फर्म्स इंपोर्ट करते हैं गुड्स तो भी वो डॉलर में पे करते हैं टू दैट नेशन, ठीक है। तो ये दो हो गए। टूरिस्ट जब बाहर जाएंगे डॉलर की डिमांड करेंगे, फर्म्स को जब इंपोर्ट करना होगा गुड्स फ्रॉम यूएसए फॉर एग्जांपल, तो वो यूएसए की कंपनी को भी डॉलर में पे करेंगे। और मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैं बाहर इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, यूएस में मैं इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। तो अगर मुझे यूएस में इन्वेस्ट करना है, मे बी लैंड में इन्वेस्ट करना हो सकता है या कोई भी कैपिटल में इन्वेस्ट करना हो सकता है, तो जब मैं इन्वेस्ट करना चाहूँगी अब्रॉड तो भी मैं डॉलर डिमांड करूँगी क्योंकि मुझे डॉलर में ही वो मनी देनी होगी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो ये डिमांड के कंपोनेंट्स हो गए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि डिमांड कैसे अराइज होती है। तो हमने क्या क्या देखा, डिमांड अराइज कैसे होती है। जब कोई टूरिस्ट अब्रॉड जा रहा है तो वो डॉलर डिमांड कर रहा है। अभी हम डॉलर ले रहे हैं फॉरेन करेंसी, बट दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल द फॉरेन करेंसीज। सो इफ़ अ टूरिस्ट इज गोइंग अब्रॉड दे विल नीड डॉलर। कोई फर्म है जो इम्पोर्ट कर रही है गुड, बाहर से गुड मंगा रही है, तो वो जो पे बैक करेगी वो डॉलर में पे करेगी। तो इम्पोर्ट जब हम करते हैं गुड्स तब हमें डॉलर की ज़रूरत है। और लास्टली जब लोग बाहर अब्रॉड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो उनकी करेंसी में, फॉरेन करेंसी में पे करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द सप्लाई कंपोनेंट वंस, ठीक है, एंड अंडरस्टैंड कि सप्लाई कैसे डिटरमाइन होती है। ओके, सो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी कब अराइज होगी? सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, राइट। फॉरेन करेंसी हमने अभी तक क्या कंसिडर किया है कि हमारी फॉरेन करेंसी जो है वो डॉलर है, ठीक है। तो डॉलर का सप्लाई अभी हम स्टडी करने वाले हैं, वो कब होने वाला है। सो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी विल अराइज व्हेन फॉरेनर्स नीड टू पे यू, ओके। सो व्हेन फॉरेनर्स नीड टू पे यू, मतलब जब फॉरेनर्स को हमें पे करने की ज़रूरत पड़े तब सप्लाई होगी ऑफ फॉरेन करेंसी विच इज़ माई डॉलर। अभी यहाँ पे इसके भी हम एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं टू अंडरस्टैंड। तो फॉर एग्जाम्पल फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आते हैं, ठीक है, तो वो अपने साथ ऑफ कोर्स डॉलर एक्सचेंज करके ही लाएंगे इन आर करेंसी विच इज़ रुपीज़। सो फॉरेन टूरिस्ट जब स्पेंड कर रहे होंगे, फॉरेन टूरिस्ट स्पेंडिंग इन आर कंट्री, ठीक है, उस टाइम पे सप्लाई ऑफ डॉलर वुड इंक्रीज इन इंडिया क्योंकि दे वुड बी स्पेंडिंग देयर डॉलर्स विच वुड ऑफ कोर्स बी कन्वर्टेड इनटू रुपीज, बट यू नो व्हाट आई मीन, व्हेन डॉलर वुड बी सोल्ड टू एक्सचेंज फॉर रुपी, तब हमारा जो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है दैट वुड इंक्रीज, ठीक है। फर्स्ट कॉम्पोनेंट ये हो गया जब फॉरेन टूरिस्ट स्पेंड करेंगे हमारी कंट्री में। सेकेंड कॉम्पोनेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड इज एक्सपोर्ट्स। नाउ व्हाट आर एक्सपोर्ट्स? एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं? जो गुड हम दूसरे नेशंस से मंगाते हैं उनको हम इम्पोर्ट्स बोलते हैं। जो गुड्स हम दूसरे नेशंस को सेल करते हैं वो क्या होते हैं? एक्सपोर्ट होते हैं। तो जो गुड्स हमने दूसरे नेशंस को सेल किए उसके बदले हमें उनकी करेंसी में उन्होंने हमें पे किया, तो डॉलर का सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगा क्योंकि जो दूसरा नेशन है उसने हमें पे किया है, वी हैव बिन पेड बिकॉज वी आर सेलिंग आवर गुड्स। तो एक्सपोर्ट की वजह से भी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसीज इंक्रीज, ठीक है। और थर्ड कंपोनेंट हम इसमें ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज हैपनिंग इन फॉर एग्जांपल इंडिया। तो इंडिया में अगर कोई कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट होगा उनकी करेंसी को दे आर सेलिंग ऑफ, तो उससे उनके करेंसी का जो सप्लाई है दैट इज इंक्रीजिंग। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आई डोंट वांट टू ड्रैग दिस अलॉट क्योंकि ये ईजी है समझना। तो लेट अस जस्ट क्विकली ग्लिम्स थ्रू डिमांड एंड सप्लाई वंस। Demand when tourists are going abroad, they would be demanding the foreign currency to spend in that country. Second, when firms are importing goods, जब goods import कर रही होंगी इंडियन फर्म्स तो वो डिमांड करेंगी डॉलर सो दैट दे कैन पे बैक टू द कंट्री। एंड थर्ड, व्हेन पीपल आर इन्वेस्टिंग अब्रॉड, सो बाहर इन्वेस्ट करने के लिए भी आई वुड नीड डॉलर्स, ठीक है। तो ये डिमांड हो गया। सप्लाई, व्हेन फॉरेनर्स नीड टू पे, लेट्स हाईलाइट दिस, व्हेन फॉरेनर्स नीड टू पे माई कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे कब होगा सप्लाई? जब फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आएंगे और वो स्पेंडिंग करेंगे इंडिया में। तो इंडिया में स्पेंडिंग करने से
वो सप्लाई कर रहे हैं मोर ऑफ देयर करेंसी. सेकेंड इज एक्सपोर्ट्स, व्हेन वी आर सेलिंग टू डिफरेंट नेशंस, वहाँ से भी सप्लाई हो रहा है फॉरेन करेंसी बिकॉज दे आर बाइंग फ्रॉम अस एंड दे आर पेइंग अस इन देयर करेंसी, तो उनके करेंसी की सप्लाई बढ़ रही है. थर्ड, अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में हो रहा है तो वो भी उनकी करेंसी में हो रहा है, तो दे आर सेलिंग ऑफ देयर करेंसी, तो उससे भी उनकी सप्लाई फॉरेन करेंसी की इंक्रीज हो रही है. दिस वाज द डिमांड एंड सप्लाई कंपोनेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट. तो अभी हम समझ आ गया कि दिस इज अ लॉट लाइक फ्लो ऑफ मनी बिटवीन वी कैन से टू कंट्रीज. ठीक है, तो दिस इज फ्लो ऑफ मनी बिटवीन कंट्रीज. ये है मेरा डिमांड एंड सप्लाई. ठीक है, अब ये भी हमें अच्छे से पता है कि जब डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, हम सिंपली अगर देखो, मैं एक लाइन में इसको समराइज करके क्या लिख सकते हैं डिमांड को, whenever money is going out of your country. ठीक है, whenever money is going out of your country, तब डिमांड हो रहा है ऑफ फॉरेन करेंसी. नाउ दिस इज important to understand, don't get confused which money is going out because we are demanding a currency. तो कौन सी मनी बाहर जा रही है? When I'm demanding a currency, यहाँ पे देखो डिमांड का कंपोनेंट क्या था, टूरिस्ट्स आर गोइंग अब्रॉड. सो माई टूरिस्ट, इंडियन टूरिस्ट्स आर गोइंग अब्रॉड. तो जब वो बाहर जा रहे हैं तो मैं रुपी स्पेंड करूंगी, है ना, मैं रुपी स्पेंड करूंगी और मुझे तब डॉलर का डिमांड होगा क्योंकि मैं रुपी को सेल करके डॉलर खरीदूंगी ना. मैं रुपी से डॉलर पे कैसे जाऊंगी, मैं रुपी को एक्सचेंज करूंगी फॉर डॉलर. तो इसीलिए यहाँ लिखा है व्हेनेवर मनी इज गोइंग आउट ऑफ माई कंट्री. ठीक है, मतलब कौन सा मनी यहाँ पे बाहर जा रहा है, रुपी बाहर जा रहा है टू गेट मी डॉलर्स, राइट. फर्म इम्पोर्टिंग गुड, फर्म गुड्स इम्पोर्ट कर रहे हैं तो वो रुपी बाहर जा रहा है और तब मुझे डॉलर मिल रहा है. तो समझ आ गया कि डिमांड क्यों हम कहते हैं व्हेन मनी इज गोइंग आउट ऑफ योर कंट्री. ठीक है, एंड सिंपली अगर हम सप्लाई का भी सेम तरीके से देखना चाहें कि सप्लाई को हम सिंपली क्या बोल सकते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दैट व्हेन मनी इज कमिंग इनटू योर कंट्री. ठीक है, व्हेन मनी इज कमिंग इनटू योर कंट्री, इसको हम सप्लाई बोलते हैं. अब कौन सा मनी मेरे कंट्री में आ रहा है, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी. सो यहाँ पे मैंने फॉरेन टूरिस्ट्स ने स्पेंड किया है मेरे कंट्री में, तो कौन सा मनी मेरे कंट्री में आ रहा है, यहाँ पे फॉरेन मनी मेरे कंट्री में आ रहा है, एक्सपोर्ट्स. तो हमने अपना सामान बाहर बेचा है, उसके बदले हमें पैसा मिला है, तो कौन सा मनी मेरे पास अंदर आ रहा है, मेरी कंट्री में आ रहा है, दैट इज माई फॉरेन करेंसी. सो दिस इज वेरी क्लियर एंड वी हैव अंडरस्टूड यहाँ तक क्लियरली. ठीक है, now do you need an example? You can let me know. We can also discuss an example if there is any doubt in this particular point. Otherwise we have very well understood कि foreign exchange market में demand और supply क्या होता है, right? Okay, so we will now move ahead and discuss the role of banks in both the countries. ठीक है, now we have discussed demand and supply of foreign exchange कि क्या होता है demand and supply of foreign exchange. Now let us discuss the role of बैंक्स की, बैंक्स का क्या रोल होता है. ठीक है, वी विल टेक एन एग्जाम्पल एंड विल अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली. तो सपोज करते हैं कि दो कंट्रीज है, यूएस एंड यूके. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि यूएस में एक फर्म है दैट इज एक्सपोर्टिंग गुड्स, यूएस की फर्म इज एक्सपोर्टिंग गुड्स टू यूके. ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इज सेलिंग माई कंट्रीज गुड टू द अदर कंट्री. ठीक है, तो यूएस कहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा है, यूके पे, यूके में एक्सपोर्ट कर रहा है. अब यूके में क्या यूज़ होता है, यूके में वी यूज़ पाउंड्स. तो यूके की जो फर्म होगी जो इम्पोर्ट कर रही है, टेक्निकली यूके इज इम्पोर्टिंग बिकॉज यूएस इज एक्सपोर्टिंग. तो यूके की फर्म जो इम्पोर्ट कर रही है वो पाउंड्स में पे करेगी यूएस को. ठीक है, तो यूएस ने एक्सपोर्ट किया गुड एंड इट रिसीव्स पाउंड्स. ठीक है, बट डज पाउंड एक्चुअली वर्क इन यूएस? नो. तो यूएस को क्या चाहिए, पहला हुआ क्या है देखते हैं. यूएस के फर्म को मिला है पाउंड. ठीक है, तो यूएस फर्म गेट्स पाउंड्स, बट यूएस की फर्म को चाहिए क्या, इट नीड्स डॉलर्स. ठीक है, तो अब ये एक्सचेंज हम समझ रहे हैं, द इंट्रिकेसी ऑफ दिस एक्सचेंज की क्या है कि यूएस की फर्म को पाउंड रिसीव हुआ है फ्रॉम यूके बट इट नीड्स डॉलर्स, एंड हाउ इज दिस एक्सचेंज यूजुअली डन. सो this firm, this US firm is going to go to a bank और ये बैंक के पास जाके एक्सचेंज कर लेगी पाउंड को डॉलर में. ठीक है, सिंपल होगा.
अब बैंक के पास गई और एक्सचेंज करा लिया, ठीक है, सिंपल, बिकॉज बैंक हैज ऑल द फॉरेन करेंसीज, लेट अस अज्यूम, तो पाउंड डॉलर में चेंज हो गया। नाउ बैंक के पास पाउंड्स आ गए, क्योंकि बैंक ने पाउंड्स के बदले ही इस फर्म को डॉलर दिया, तो बैंक के पास अब पाउंड्स आ गए। नाउ व्हाट विल द बैंक डू विद दीज पाउंड्स? तो बैंक ये पाउंड देगी ऐसे लोगों को हु नीड पाउंड, ठीक है, हु नीड पाउंड्स। सो वो कौन से लोग हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, देर इज अ टूरिस्ट हु इज गोइंग टू यूके, राइट? तो एक टूरिस्ट है जो यूके जा रहा है, तो यूके में उसको पाउंड की ज़रूरत होगी, तो ये बैंक इसको जो पाउंड मिले फ्रॉम दिस फर्म जिसने एक्सचेंज कराया पाउंड को डॉलर्स के लिए, वो ये पाउंड दे देगी टू अ टूरिस्ट हु इज गोइंग टू यूके फॉर एग्जाम्पल। और एक फर्म है, लेट अस से, जो इम्पोर्ट करना चाहती है फ्रॉम यूके, सो कोई यूएस की फर्म है, यूएस फर्म इम्पोर्टिंग फ्रॉम यूके, उसको पे करने के लिए यूके वाली फर्म को पाउंड चाहिए होगा, तो बैंक उनको दे देगी। सेम जो हमने डिमांड के एग्जाम्पल्स देखे थे, सेम है यहाँ पे कि ऐसे लोग डिमांड कर रहे होंगे पाउंड्स, ठीक है, तो ये बैंक के पास जब एक्स्ट्रा पाउंड कलेक्ट हो गया, तो ये बैंक उन लोगों को जो डिमांड कर रहे थे ऑफ पाउंड, उनको पाउंड्स दे देगी, ठीक है। तो बैंक्स का काम बेसिकली यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई हो रहा है? बैंक्स को साल्वाडोर में क्लियरिंग हाउसेस बोले गए हैं, and you can also understand why they are called as clearing houses. What are they clearing of? तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि दो चीज़ों की मैचिंग हो रही है। पहला, दे आर दीज पीपल हु हैव फॉरेन करेंसीज, जैसे हमारे एग्जाम्पल में उस यूएस फर्म के पास पाउंड था, है ना, तो पीपल हु हैव फॉरेन करेंसी, पहले तो मेरे पास ऐसे लोग हैं कुछ जिनके पास फॉरेन करेंसी है। सेकेंड, देर आर पीपल हु नीड फॉरेन करेंसी, है ना, जैसे एक टूरिस्ट है जिसको यूके जाना था, दैट पर्सन नीडेड फॉरेन करेंसी, तो बैंक इन दो लोगों की, ऐसी दो लोगों की मैचिंग करा रहा है, ऐसे दो लोगों की मैच मेकिंग करा रहा है, इसलिए बैंक को हम क्लियरिंग हाउसेस बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये क्या कर रहे हैं, बैंक्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे? दे आर कलेक्टिंग फॉरेन करेंसी फ्रॉम ऑल द सोर्सेज, जितने भी सोर्सेज हो सकते हैं, दे आर कलेक्टिंग फॉरेन करेंसीज, और फिर इनको हम रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। वी आर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग टू दोज हु नीड इट, ठीक है, वी आर रीडिस्ट्रीब्यूटिंग टू दोज हु नीड इट। सो बैंक्स का काम यहाँ पे क्या सिंप्लीफाई होता हुआ दिख रहा है मुझे, कि बैंक पहले कलेक्ट कर रही है फॉरेन करेंसी और बैंक फिर रीडिस्ट्रीब्यूट कर रही है फॉरेन करेंसी टू दोज हु नीड इट, ठीक है। एंड विदाउट बैंक्स दिस प्रोसेस वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो हम यहाँ पे बैंक्स का रोल समझते हैं, ठीक है। तो बैंक्स की वजह से जो मेरा सिस्टम है वो बहुत स्मूथ हो जाता है, द सिस्टम बिकम्स फास्ट एंड द सिस्टम बिकम्स एफिशिएंट। Now, let us move to another concept and discuss the what if my demand and supply of foreign currency doesn't match. Demand is not equal to supply of foreign currency. What happens in that case for a country? ठीक है, तो मान लेते हैं मेरे पास एक कंट्री है जिसको ज़्यादा फॉरेन करेंसी की नीड है देन इट अर्न्स, जो वो अर्न कर पा रही है उससे ज़्यादा वो डिमांड कर रही है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं पहला केस, लेट अस से कि डिमांड जो है ऑफ फॉरेन करेंसी दैट इज मोर देन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट सिचुएशन हो गई। तो इस केस में मेरे पास क्या दिख रहा है मुझे क्लियरली, कि मेरे पास शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी, आई हैव शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी, तभी मैं ज़्यादा डिमांड कर रही हूँ। मेरी डिमांड ज़्यादा क्यों है मेरे सप्लाई से? क्योंकि मेरी सप्लाई इनफ नहीं है। इसका मतलब मेरे कंट्री में इतना इनफ फॉरेन करेंसी नहीं है जितना मेरी कंट्री को चाहिए, तो इसका मतलब क्या है? देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन करेंसी। अब इस केस में क्या हो सकता है जब मेरा डिमांड जो है मेरी सप्लाई से ज़्यादा होता है? पहला ऑप्शन, लेट अस डिस्कस फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। जब भी किसी चीज़ की शॉर्टेज होती है, डू वी ऑल नो कि वो करेंसी अगर उसकी शॉर्टेज है तो वो एक्सपेंसिव हो जाएगी, है ना। जिस भी चीज़ की शॉर्टेज होती है, जो क्वांटिटी में कम होता है, उसके प्राइसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। तो पहला जो स्टेप हो रहा है वो ये हो रहा है कि मेरी फॉरेन करेंसी दिस बिकम्स एक्सपेंसिव, राइट। फॉरेन करेंसी मेरी एक्सपेंसिव हो गई क्योंकि उसकी डिमांड तो काफ़ी ज़्यादा है बट उतनी सप्लाई नहीं है, तो फॉरेन करेंसी एक्सपेंसिव हो जाती है, ठीक है। जब कोई भी चीज़, मुझे बताओ, जब कोई भी चीज़ एक्सपेंसिव हो जाती है तो क्या उसकी डिमांड रिड्यूस हो जाती है? तो क्योंकि फॉरेन करेंसी एक्सपेंसिव हो गई है, अब उसकी डिमांड जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। सो डिमांड रिड्यूसेस, सिंपल। और अगर डिमांड रिड्यूस हो गई तो जो यहाँ पे मेरे पास क्रिएट हो रहा था सिचुएशन जहाँ पे मेरी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा थी, डिमांड के रिड्यूस होने के बाद मेरा जो बैलेंस है ऑफ दिस डिमांड एंड सप्लाई, माई बैलेंस इज रीस्टोर्ड। तो पहला तो मैकेनिज्म ये है, समझ आया? जब शॉर्टेज होती है वो चीज़ एक्सपेंसिव हो जाएगी, तो फॉरेन करेंसी एक्सपेंसिव हो गई, उसकी डिमांड रिड्यूस हो गई, और डिमांड रिड्यूस होने से बैलेंस
खुद ब खुद बराबर हो गया। जो मेरा बैलेंस यहाँ पे मुझे अलग दिख रहा था कि मेरा डिमांड जो था वो मेरे सप्लाई से ज़्यादा था। ठीक है, ये तो है जो नेचुरली जो फिनोमेना खुद ही टेक प्लेस कर रहा है। अब सेकंड हम देखते हैं। ठीक है, सेकंड देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में हमारे पास क्या हो रहा है। अब यहाँ पे मेरी सेंट्रल बैंक जो होती है ना किसी भी कंट्री में, वो भी स्टेप अप कर सकती है, स्टेप इन कर सकती है अगर मेरे पास फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक कैसे स्टेप इन करेगी। मान लेते हैं ये जो यहाँ पे जो मैंने देखा कि यहाँ पे तो ये मेरा एक्सचेंज रेट खुद ही एडजस्ट हो गया था, बट मान लेते हैं कि मेरा एक्सचेंज रेट खुद एडजस्ट नहीं हो पा रहा है, तो सेंट्रल बैंक क्या करती है, दिस विल प्रोवाइड इस केस में फॉरेन करेंसी। सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स फॉरेन करेंसी। सेंट्रल बैंक के पास फॉरेन करेंसी होता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व होता है। क्योंकि मेरा यहाँ डिमांड ज़्यादा था सप्लाई से, तो सेंट्रल बैंक को प्रोवाइड करना पड़ेगा ना, डिमांड ज़्यादा है तो लोगों को ज़्यादा फॉरेन करेंसी चाहिए। तो इस केस में मेरे को मेरा जो सेंट्रल बैंक है इट विल हैव टू प्रोवाइड मोर फॉरेन करेंसी। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक के पास हमने क्या देखा, अभी सेंट्रल बैंक के पास था रिजर्व। ठीक है, रिजर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। मैंने अपने रिजर्व में से कुछ चीज़ प्रोवाइड की है तुम्हें, तो मेरे रिजर्व्स फॉल होंगे। मेरा रिजर्व तो कम हो गया क्योंकि मैंने अपने रिजर्व से निकाल के फॉरेन करेंसी दी है, तो सेंट्रल बैंक का रिजर्व गिरता है यहाँ पे। इसी सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट। दिस सिचुएशन इज नोन एज बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट। ठीक है, बीओपी डेफिसिट, जब सेंट्रल बैंक रिजर्व्स फॉल क्योंकि मेरा जो डिमांड है ऑफ फॉरेन करेंसी दैट इज मोर देन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। गॉट इट। तो इस सिचुएशन में बैलेंस ऑफ पेमेंट्स डेफिसिट होता है। ये पहला सिचुएशन था जब हमने देखा डिमांड ज़्यादा थी सप्लाई से। अगर हम नेक्स्ट सिचुएशन पे मूव ऑन करें और अगर हमें यहाँ पे ये सिचुएशन मिलती है कि सप्लाई ज़्यादा है फॉरेन करेंसी की डिमांड से, सप्लाई ही बहुत ज़्यादा है बट डिमांड नहीं है उस फॉरेन करेंसी की, तो इस केस में भी अगर हम सिर्फ सेंट्रल बैंक पर्सपेक्टिव से सोचें, प्राइस मैकेनिज्म से, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि सप्लाई ज़्यादा होती है किसी चीज़ की तो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल हो जाएगा। ठीक है, प्राइस रिड्यूस नहीं होगा, प्राइस फॉल हो जाएगा तो वो चीज़ सस्ती हो जाएगी, तो उसके हिसाब से भी इक्विलिब्रियम आ जाएगा। बट हम अभी यहाँ पे सेंट्रल बैंक पर्सपेक्टिव से अगर बस देखें तो सेंट्रल बैंक जो मेरा ये एक्स्ट्रा यहाँ पे क्या है, मेरे पास सप्लाई ज़्यादा है तो मेरे पास एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी है ना, तो सेंट्रल बैंक का काम है टू अब्जॉर्ब दिस एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी। जब सेंट्रल बैंक अब्जॉर्ब करेगा इस एक्स्ट्रा फॉरेन करेंसी को, जो मार्केट में एक्स्ट्रा सप्लाई है, तो सेंट्रल बैंक के जो रिजर्व्स हैं दोज रिजर्व्स विल इंक्रीज। ठीक है, तो दिस विल हेल्प अस। अब यहाँ पे मेरे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हुआ था, तो एक बात बताओ, जब सेंट्रल बैंक रिजर्व्स मेरे इंक्रीज हो रहे हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, यस यहाँ पे मेरे पास होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स सरप्लस। एब्सोल्युटली, ठीक है, ऊपर वाले सिचुएशन में डेफिसिट था, इस सिचुएशन में मेरे पास सरप्लस है क्योंकि मेरे रिजर्व्स इंक्रीज हुए हैं। ओके ओके, नाउ लेट अस मूव अहेड। अभी बेसिकली मैं सेंट्रल बैंक की दो चीज़ें पढ़ी, डेफिसिट भी हो सकता है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में, सरप्लस भी हो सकता है, रिजर्व्स फॉल भी हो सकते हैं, रिजर्व्स इंक्रीज भी हो सकते हैं। तो क्या मैं अपने कंट्री के सेंट्रल बैंक को ऐसा बोल सकती हूँ दैट दिस इज शॉक अब्जॉर्बर फॉर द इकोनॉमी? क्या हम ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं फॉर द सेंट्रल बैंक, शॉक अब्जॉर्बर ऑफ द इकोनॉमी? क्योंकि कोई भी शॉक हो, चाहे डिमांड ज़्यादा हो सप्लाई से, चाहे सप्लाई ज़्यादा हो डिमांड से, दिस इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है, नाउ एक चीज़ हम और यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जो मेरा फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है जिसको हमने FEM से डिनोट किया था, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ना 4 लेवल्स पे वर्क करता है। यहाँ पे एक बार समझ लो, बहुत सिंपल बात है, 4 लेवल्स पे ऑपरेट करता है। अभी हम वो देखने वाले हैं वो 4 लेवल्स कौन से हैं। पहला लेवल है मेरा इंडिविजुअल्स का। ठीक है, लेवल मतलब कौन कौन से कंपोनेंट हैं ऐसा समझ लो। तो पहला लेवल है इंडिविजुअल्स का। इंडिविजुअल्स में क्या क्या आ जाएगा, मेरे पास टूरिस्ट आ सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में, जो मेरे पास आएंगे लोग, टूरिस्ट हो सकते हैं और फर्म्स हो सकते हैं। टूरिस्ट और फर्म्स मेरे इंडिविजुअल वाले कैटेगरी में फॉल करेंगे। सेकेंड मेरा जो लेवल होगा वो बैंक्स होगा। हमने बैंक्स के बारे में देखा अभी कि बैंक्स इंटरमीडियरीज होते हैं, है ना, कि किसी को चाहिए, रिक्वायरमेंट है फॉरेन करेंसी की और किसी को सेल ऑफ करना है फॉरेन करेंसी, तो बैंक्स इंटरमीडियरीज होते हैं, उनकी मैचिंग कराते हैं। ठीक है, तो इंडिविजुअल्स हो गया फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल हो गया बैंक्स, थर्ड लेवल क्या हो गया मेरे पास, ब्रोकर्स। ठीक है, थर्ड लेवल सा ब्रोकर्स। ब्रोकर्स क्या होते हैं, ब्रोकर्स इज माई इंटर बैंक मार्केट, विल डिस्कस अबाउट इट फर्दर। अभी के लिए बस ये समझ लो कि इंटर बैंक मार्केट को हम ब्रोकर्स कहते हैं। और फोर्थ मेरा जो कंपोनेंट है, जो मेरा लेवल है, दैट इज माई सेंट्रल बैंक।
सेंट्रल बैंक को हम लास्ट रिजॉर्ट भी कहते हैं। लास्ट रिजॉर्ट एज इन कि जब सब सारे ऑप्शंस वर्कआउट ना करें तो जो ऑप्शन लास्ट में मेरे पास बच जाता है वो सेंट्रल बैंक है, इसीलिए वो शॉक अब्जॉर्बर भी है इकोनॉमी का। ठीक है, तो दिस इज माई 4 levels ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू अस। वन मोर थिंग दैट वी कैन डिस्कस हियर इज अबाउट यूएस डॉलर, जो हमारे बुक में मैंशनड है। तो वी शुड जस्ट स्किम थ्रू कि यूएस डॉलर के बारे में क्या बोला गया है। सो दिस इज एन इंटरनेशनल करेंसी। वी ऑल नो दैट कि यूएस डॉलर जो है वो एक इंटरनेशनल करेंसी है। सारे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो डॉलर में ही होते हैं। इसको ना बुक में मेंशन किया है दैट दिस इज अ व्हीकल करेंसी। ठीक है, ये याद रखना कि यूएस डॉलर को बोला गया है दैट दिस इज अ व्हीकल करेंसी। या व्हीकल करेंसी का क्या मतलब होता है वो एक बार फटाफट देख लेते हैं। व्हीकल करेंसी मतलब कि मान लेते हैं 2 कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं, जापान और ब्राज़ील। ठीक है, दोनों की ही करेंसी जो है, दोनों की डोमेस्टिक करेंसी जो है वो डॉलर नहीं है। ये दोनों करेंसी आपस में ट्रेड कर रही हैं, लेकिन दे माइट स्टिल यूज डॉलर्स। ठीक है, ये अपने अपने करेंसी को एक्सचेंज रेट निकालने में कि 1 येन कितने ब्राज़ील में जो करेंसी चलती है उसके इक्वल होगा, वो निकालने से अच्छा वो डॉलर में ही ट्रेड कर लेते हैं आपस में, क्योंकि उसका एक इंटरनेशनल रेट डिफाइंड है, इसलिए डॉलर को हम व्हीकल करेंसी बोलते हैं। सो डॉलर वाइडली एक्सेप्टेड है, स्टेबल करेंसी है एंड इट इज़ ऑल्सो ट्रस्टेड ग्लोबली। सो यूएस डॉलर को हम व्हीकल करेंसी बोलते हैं। ठीक है, वन लास्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोइंग टू डू एंड वी आर गोइंग टू एंड दिस टॉपिक हियर, दैट इज सेन्योरेज। ठीक है, what is seigniorage? ठीक है, very simply we are going to understand what is seigniorage. तो ऐसा है कि when countries are holding US डॉलर्स, क्योंकि US डॉलर्स ही सबसे वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी है, वी आर टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ US डॉलर्स। सो व्हेन कंट्रीज आर होल्डिंग US डॉलर्स, एवरी कंट्री इज होल्डिंग डॉलर। ठीक है, तो जब सारी कंट्रीज US डॉलर होल्ड कर रही हैं अपने पास, it is like giving the United States an interest-free loan. Okay, interest-free loan. अब इसका क्या मतलब है? It's like giving the United States an interest-free loan. What does this actually mean? इसका मतलब इंट्यूशन समझ लो कि लोग बाकी कंट्रीज में यूएस डॉलर होल्ड करते हैं एंड दे आर नॉट यूजिंग इट। I'm just holding the US dollar over there. और जब भी दूसरी कंट्रीज US डॉलर होल्ड करती हैं, यूएस को, यूनाइटेड स्टेट्स को कभी भी उस पर इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ता है कि बाकी कंट्रीज होल्ड करी हैं मेरी करेंसी तो मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्या बाकी करेंसीज को? नो, दे आर नॉट पेइंग एनी इंटरेस्ट ऑन दैट मनी दैट इज बीइंग हेल्ड। ये जो बेनिफिट होता है ना, इसी बेनिफिट को बस हम सेन्योरेज बोलते हैं, इसी बेनिफिट को सेन्योरेज कहा जाता है। दैट इज इट। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट let me know. We can discuss more about seigniorage. I can give you more examples, but with this we are ending the video right here. Let me know if you have any doubt. You can also let me know the areas where I can improve while explaining to you a certain concept, anything that you want me to add, and I'll be very happy to include that too. With this, we are ending the video right here, and I'll meet you in the next video. Thank you.